हेलो एवरीबॉडी, हेलो जी, वेलकम वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास। आज 14th ऑफ फरवरी 2023 और हाउस प्रॉपर्टी का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन का एक पार्ट मैं आपके साथ ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुका हूँ और आज हाउस प्रॉपर्टी के सेकंड पार्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 24 से। सेक्शन नंबर 22 और सेक्शन नंबर 23 मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 24 से। सेक्शन नंबर 24 में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में डिस्कशन करूंगा आपके साथ। उसके बाद सेक्शन 25, 26, 27, 25A, ये सारे सेक्शंस को आज हम लोग कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की ये जो क्लास है ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास है। मैंने प्रीमियम करी है। आज किसी रीज़न से मेरे को बाहर जाना है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ अपने ऑफिस के अंदर, इस वजह से मैं दोपहर में आज ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और शाम को मैंने इसका प्रीमियम किया हुआ है। आप लोगों के पास जो भी डाउट्स वगैरह हो वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, या कुछ भी अगर आपने किसी तरह की बात करनी हो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। तो चैट के ऊपर आज मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हम लोगों ने सेक्शन नंबर 24 जो डिडक्शन से रिलेटेड है वो डिस्कस करना है। सेक्शन नंबर 24 डिडक्शंस का, सेक्शन नंबर 24 डिडक्शंस का और सेक्शन नंबर 24 हमें दो तरह के डिडक्शंस के बारे में बताता है। एक तो है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी डिडक्शन। जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन है वो स्टैट्यूटरी डिडक्शन मिलेगा सेक्शन नंबर 24 क्लॉज ए में और इसके हिसाब से हमें 30% का डिडक्शन मिलता है, 30% ऑफ NAV। अब ये 30% किस रीजन से मिलता है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, किसी भी तरह की कोई भी रेंटल इनकम कमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्चा ज़रूर करना होगा। जैसे हो सकता है कि किराएदार आपको बोल दे कि सब प्रॉपर्टी पे वाइट वॉश करवा दो। हो सकता है कहीं पे कोई फर्श टूट जाए तो आपको उसको रिपेयर करवाना पड़ जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई नल खराब हो गया तो उसको ठीक करवाना पड़ गया, कोई ट्यूबलाइट वगैरह खराब होगी वो ठीक करवानी पड़ गई। बहुत सारी केसेस में ऐसा होता है कि एक कॉमन पैसेज होता है जो अलग अलग तरह के किराएदार यूज़ कर रहे हैं या किराएदार और मकान मालिक दोनों यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो कॉमन पैसेज है उस कॉमन पैसेज के मेंटेनेंस का काम जो है वो फिर लैंडलॉर्ड के ऊपर आ जाता है, किराएदार वो नहीं करता। इसी प्रकार से अगर कोई बिल्डिंग में कोई ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जो कॉमन यूज़ की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे लिफ्ट हो सकता है, वाटर पंप हो सकता है, तो इन सारी फैसिलिटीज़ को मेंटेन करने के लिए भी कुछ ना कुछ खर्चा ज़रूर होता है और इन एसेट्स का आगे डेप्रिसिएशन भी होता है। तो इन सारी रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि हम एक्चुअल एक्सपेंसेस को कंसिडर ना करते हुए एक फ्लैट डिडक्शन सभी को अलाउ कर दें। और जो फ्लैट डिडक्शन अलाउ किया गया इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ये जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन है ये 30% का होगा। 30% किसका? NAV का। अब मान लीजिए आपने अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई खर्चा किया, नहीं किया, 30% से ज़्यादा किया, 30% से कम किया, हर सिचुएशन में आपको 30% का डिडक्शन मिल जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल स्टैट्यूटरी डिडक्शन, सेक्शन 24 सब सेक्शन है। अगेन एक बार फिर से बोलूंगा, 30% किसका होगा? 30% हमेशा NAV का होगा। तो आप पहले NAV कैलकुलेट कर लीजिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड आप लेस कर दीजिए। उसको लेस करने के बाद जो आपके पास NAV की फिगर आएगा उस NAV की फिगर के में से फिर आप सेक्शन 24 सब सेक्शन A का या क्लॉज A का 30% का डिडक्शन आप और लेस कर दीजिए। जैसे अभी अभी बताया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस 30% से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस 30% से कम भी हो सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस हो ही ना, लेकिन हर सिचुएशन में आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो हमेशा 30% का ही मिलेगा, 30% NAV का। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो पॉइंट आता है, उसके बाद जो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आता है वो दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 क्लॉज B। इंटरेस्ट जो है इससे रिलेटेड, हाँ जी, जो इंटरेस्ट है इससे रिलेटेड सेक्शन आता है सेक्शन 24 क्लॉज B। और इंटरेस्ट से रिलेटेड आप सबको बड़े अच्छे से याद होना चाहिए, मैंने आप लोगों को BJP की पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था।
बीजेपी में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उनके अंडर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा। तो अटल बिहारी वाजपेयी और यशवंत सिन्हा ने मिलकर किस प्रकार से सेक्शन 24 क्लॉज बी बनाया, और वहाँ पे इन्होंने किस प्रकार से इतना सुंदर इतना बढ़िया ये सेक्शन बनाया कि जहाँ पे पूरी इकॉनमी में सबका फ़ायदा हुआ। बिल्डर्स का फ़ायदा हुआ, जो परचेज़र है उसका फ़ायदा हुआ, इकॉनमी की पूरी ग्रोथ हुई। वो पूरी कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई हुई है, और उसी कहानी से आपको एक एक पॉइंट के ऊपर मैंने रीज़न बताया था कि अप्रैल 1999 की क्या इंपॉर्टेंस है, अप्रैल 99 से पहले क्या था, अप्रैल 99 के बाद क्या हुआ, सारी बातें मैंने आपको बताई। आपको याद होगा मैंने इसको रिलेट किया था पीवीआर सिनेमास के साथ में भी, तो पीवीआर सिनेमास के साथ भी इसको रिलेट करके मैंने आपको ये बात बताई हुई है। उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप अप्रैल 99 के बाद लोन लेते हैं तो उस सिचुएशन में हम लोग क्यों ये चेक करते हैं कि लोन का पर्पस क्या है, कि लोन क्या परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया था या लोन किसी और रिपेयर से मटेरियल्स के लिए लिया गया था। तो ये क्यों चेक कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि एट प्रेजेंट हम लोग ये देखते हैं कि क्या मकान की कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन कुछ समय पहले तक, आज से कोई 4-5 साल पहले तक, हम लोग हमें 5 साल का टाइम पीरियड चेक नहीं करते थे, हम 3 साल का टाइम पीरियड चेक करते थे। वो जो 3 साल का टाइम पीरियड था उसके पीछे क्या रीज़न था वो मैंने आपको बताया। वो 3 साल वाली बात का रीज़न तो था, लेकिन उसके बाद उसको चेंज करके 5 साल कर दिया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब ने, उनकी डेथ हो चुकी है। तो एक एक बात का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। अब सिर्फ काम मेरा ये है कि मैंने आपको वो रिकॉल करवाना है सब कुछ। तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है उसके 2 पार्ट्स होंगे। उसके 2 पार्ट्स हमारे पास क्या है, पहले दूसरा पार्ट समझ लेते हैं, पहले दूसरा पार्ट समझ लेते हैं, आसानी रहेगी। अगर आपका लोन आउटस्टैंडिंग चल रहा है, अगर आपका लोन आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब यह है कि अगर आपने लोन अभी तक वापस नहीं किया है, तो ऐसी सिचुएशन में कहाँ दिया भाई इन्होंने, मेरे को तो ये ढूंढना पड़ जाता है कि दिया कहाँ है। चलो, अगर आपका लोन आउटस्टैंडिंग है, अगर आपने लोन अभी तक वापस नहीं करा है, तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, आपको इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी। अगर आपने लोन वापस कर दिया है तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है इस वजह से आपको सेक्शन 24 क्लॉज बी में उसका डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोन लिया है और लोन लेके आप या उस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं, या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को आप परचेज कर रहे हैं, या आप अपनी प्रॉपर्टी खुद बना रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के बनाने में टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। आप सबको याद होगा मैंने आप लोगों को इस तरीके से एक टाइमलाइन बना के सिखाया था, फ्लो चार्ट बना के सिखाया था। मैंने कुछ आपको ऐसा कहा था कि साहब मान लीजिए कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप अपने मकान की कंस्ट्रक्शन खुद करेंगे, यू विल कंस्ट्रक्ट योर हाउस। तो आपने इस मकान को बनाने के लिए लोन ले लिया। तो आपका जो डेट ऑफ लोन है, वो डेट ऑफ लोन है, मान लेते हैं 1 जुलाई 2019, मान लेते हैं ऐसा, जुलाई 2019। और फिर आपके मकान की जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये जो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये मान लेते हैं हम लोग कि डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है 25 दिसंबर 2022। तो अब इस ड्यूरेशन में आपका मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस ड्यूरेशन में आपका मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई बिल्डर मकान बना रहा है और आपने अब उस वहाँ पे अपनी बुकिंग करवाई हुई अपनी प्रॉपर्टी की, और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अपने मकान की कंस्ट्रक्शन खुद करवा रहे हैं, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस ड्यूरेशन में जब आपका ये मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इस ड्यूरेशन में आपके मकान का ना तो GAV कैलकुलेट हुआ होगा, ना NAV कैलकुलेट हुआ होगा, ना 24A का डिडक्शन मिला होगा, ना म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिला होगा।
तो ऑब्वियस सी बात है 24B में इंटरेस्ट का डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन द मोमेंट आपके मकान की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, इस स्टेज पे जैसे ही आपके मकान की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, अब इस स्टेज पे जाके यहां पर इस पॉइंट पर जाकर आपके मकान का एनुअल वैल्यू भी कैलकुलेट होगा, म्युनिसिपल टैक्सेस भी कैलकुलेट होंगे, वो भी पे करना होगा, आपके मकान का एनएवी कैलकुलेट होगा, 24A कैलकुलेट होगा, और साथ में इस स्टेज पे जाके आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी होगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी होगा। अब गवर्नमेंट की सोच यहाँ पे ये है कि जुलाई 19 से लेके अगर हम लोग दिसंबर 22 की बात करें तो ये लगभग 3.5 साल का टाइम पीरियड है, और 3.5 साल का इंटरेस्ट अगर सारा का सारा एक ही बार में लेस करना अलाउ कर दिया जाए तो देयर विल बी चांसेस कि देयर विल बी ह्यूज लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे, प्रॉपर्टी की इनकम कम होगी और खर्चा ज़्यादा होगा, लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इन लॉसेस से बचने का एक तरीका है, और जहाँ पे ऐसा कुछ हो जाए कि गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू लॉस ना हो और एससीसी का भी नुकसान ना हो, तो ये कहा गया कि ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट का हम लोग डिडक्शन आपको कुछ इस प्रकार से देंगे। क्या होगा वो? इस पूरे टाइम पीरियड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है, इस पूरे टाइम पीरियड को 2 पार्ट्स में, 2 कैटेगरीज में, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। दूसरा हिस्सा वो होगा जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर। हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर, अगर हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर में मकान की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है, अगर हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर में, करंट प्रीवियस ईयर में, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में अगर मकान की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है तो फिर उसको हमें अलग करना होगा, उसे हमें अलग दिखाना होगा। आप इसे करंट फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं, आप इसे करंट प्रीवियस ईयर भी कह सकते हैं, जो आप कहना चाहो आप वो कह सकते हो। अब हमारे ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर है वो हमारे मई 23 एग्जाम और नवंबर 23 के एग्जाम के लिए कौन सा है? ये है हमारे पास प्रीवियस ईयर 22-23। तो प्रीवियस ईयर 22-23 को हम लोग बिल्कुल अलग कर देंगे। हमारा इस पूरे साल का जो इंटरेस्ट होगा वो पूरा अलग हो जाएगा। ये तो था हमारा टोटल टाइम पीरियड में से दूसरा पार्ट। अब आप आ जाओ पहले पार्ट पे। जो हमारा ये करंट फाइनेंशियल ईयर है, जो ये हमारा करंट प्रीवियस ईयर है, इस करंट प्रीवियस ईयर से पहले का जितना भी टाइम पीरियड है उससे हम लोग बोल देंगे अपना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो हमारा ये वाला पीरियड जो बनेगा इसे कहेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये कौन सा पीरियड होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा होगा? जिस दिन आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोन लिया था वहां से शुरू कर देंगे, तो जुलाई 2019 से स्टार्ट हो जाएगा। और ये कहां जाके खत्म होगा? लॉजिकली अगर हम लोग देखें, प्रीवियस ईयर 22-23 यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला टाइम पीरियड हमारा 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो सेकेंड टाइम पीरियड है वो अप्रैल 22 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट टाइम पीरियड है उससे हमें रोकना होगा जाके मार्च 22 पे। तो मार्च 22 तक आपका बन जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और मार्च 22 के बाद का टाइम पीरियड बन जाएगा आपका द करंट प्रीवियस ईयर या द करंट फाइनेंशियल ईयर। आप जो भी इसको बुलाना चाहे, जैसे भी आप बुलाना चाहे वैसा बुला सकते हैं। तो 2 टाइम पीरियड आपके पास आ गए। अब ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, इस पीरियड का आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपने इस इंटरेस्ट को 5 सालों में इक्वल बेसिस पे अमोर्टाइज कर देना है। ये 5 साल कौन से 5 साल होंगे? ये 5 साल होंगे जिस ईयर में प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है। मैं रिपीट करता हूं, जिस ईयर में प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है उस ईयर को मिला के टोटल आगे के 5 साल। जैसे हमारे एग्जाम्पल में प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही थी दिसंबर 22 में, दिसंबर 22 का मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो हमारे पास 5 साल कौन से हो जाएंगे? हमारे पास 5 साल हो जाएंगे 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27। ये हो गया हमारे पास 5 साल।
तो इन 5 सालों में इक्वल बेसिस पे आपने इसे अमोर्टाइज कर देना है, आपने इसे राइट ऑफ कर देना है। इसके साथ साथ में प्लस कर रहा हूं मैं यहां पे, प्लस का साइन लगा रहा हूं मैं यहां पे, प्लस जो हमारा करंट टाइम पीरियड है, जो करंट पीरियड है उसका इंटरेस्ट भी आएगा, करंट ईयर्स इंटरेस्ट, ये भी आ जाएगा। तो आप दोनों प्रकार के इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। कौन से दो प्रकार के इंटरेस्ट हैं? 22-23 करंट ईयर का जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है, जो अमोर्टाइज कर किया है 1/5 वो, और ये जो करंट ईयर का इंटरेस्ट है वो, आप दोनों के इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे और ये जो टोटल इंटरेस्ट अब आपके पास आएगा, ये जो टोटल इंटरेस्ट आपके पास आएगा, अब आपने इस टोटल इंटरेस्ट का डिडक्शन दे देना है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस के डिडक्शन कितना देंगे? आपको ये चेक करना होगा, आपको ये चेक करना होगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी का नेचर ऐसा है कि उसका GAV इज नॉट इक्वल टू 0, GAV 0 नहीं है। अच्छा, GAV 0 कौन से सिचुएशन में नहीं होता है? लेट आउट के केस में 0 नहीं होता, पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट में 0 नहीं होता, लेट आउट फॉर अ टाइम पीरियड एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द अदर टाइम पीरियड, वहां पे भी GAV 0 नहीं होता। अब पार्ट लेट आउट एंड पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो जो पार्ट लेट आउट है उस पर भी GAV 0 नहीं होता। तो ऐसे सारे सिचुएशन जहां पे GAV 0 नहीं है, वहां पे आप इस टोटल इंटरेस्ट का फुल डिडक्शन दे देंगे, फुली अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी। तो जितना भी इंटरेस्ट है वो सारा का सारा लेस कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे बेटा, अगर प्रॉपर्टी का GAV इज इक्वल टू 0, ना तो क्वेश्चन अराइजेस कि प्रॉपर्टी का GAV 0 कब होता है? व्हेन डू वी से कि प्रॉपर्टी का GAV 0 है? प्रॉपर्टी का GAV 0 होता है जब वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है। एक बात, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए वैकेंट हो, प्रॉपर्टी अनऑक्यूपाइड हो। तो ऐसे सिचुएशन में जब ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अनऑक्यूपाइड है, तो उस सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी का GAV 0 है। और जिस समय प्रॉपर्टी का GAV 0 है, उस समय आगे फर्दर हमें ये चेक करना होगा कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने लोन कब लिया था। और यहीं से वो बीजेपी गवर्नमेंट की स्टोरी या अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या किया, वो स्टोरी पूरी शुरू होती है। अगर तो आपने लोन लिया था, लोन टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999, और दूसरे केस में था लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। आपने लोन कब लिया है ये चेक कर लेना। क्या अप्रैल 99 या अप्रैल 99 के बाद लिया है, या आपने लोन अप्रैल 99 से पहले लिया है? अगर आपने लोन अप्रैल 99 से पहले लिया है तो फिर आगे 3 चीजें चेक कर लेना कि पर्पस क्या था लोन लेने का। क्या लोन लेने का पर्पस था कि आपने प्रॉपर्टी की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करनी थी, छोटे मोटे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करना था, या प्रॉपर्टी को परचेज करना था, या प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करना था? पर्पस क्या था लोन लेने का? इसी प्रकार से अगर आपने अप्रैल 99 या उसके बाद लोन लिया है, तब भी उसका पर्पस देखना होगा। क्या आपने छोटे मोटे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए लोन लिया है, क्या आपने परचेज के लिए लोन लिया है, या आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है? पर्पस क्या है लोन लेने का? अगर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने जो लोन लिया है वो अप्रैल 99 से पहले का है, तो ये वाली 3 सिचुएशंस है, 1, 2 और 3। तो इन तीनों सिचुएशन में जब आपने लोन लिया है तो लोन का जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा वो होगा मैक्सिमम 30,000 रुपीज का। इसी प्रकार से अगर आपने लोन लिया है अप्रैल 99 के बाद, अप्रैल 99 उसके बाद, और ये लोन आपने लिया है रिपेयर से मेंटेनेंस करने के लिए, तो मेरे बेटा इन 4 सिचुएशंस में
इन 4 सिचुएशंस में मैक्सिमम जो आपको डिडक्शन मिलता है, मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलता है अलाउड इज 30,000 रुपीज पर एनम। 30,000 रुपीज पर एनम का आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा इन 4 सिचुएशंस में। लेकिन अगर नेक्स्ट 2 सिचुएशंस की बात करें कि प्रॉपर्टी को परचेज करा और प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन करी, जो आगे की 2 सिचुएशंस हैं यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन जो होगा वो मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख रुपए का होगा पर एनम। नाउ यहाँ पे कुछ बातें मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने जब ये कानून बनाया था, जब उन्होंने ये कानून बनाया था तो ये कानून अप्रैल 99 के बाद जब ये अप्रैल 99 में जब ये कानून बना था तो उस समय जो इन्होंने इंसेंटिव्स दिए थे, उन इंसेंटिव्स के दौरान इन्होंने ये जो परचेज और कंस्ट्रक्शन है इसका टाइम पीरियड अलग किया था, इसका जो बेनिफिट था वो अलग किया था, और परचेज एंड कंस्ट्रक्शन का जो बेनिफिट है उसको अलग करते हुए इन्होंने पहले 1 लाख शायद इनफैक्ट मेरे को जो याद आता है 90,000 की लिमिट लगाई थी, बाद में उसको बढ़ा के 120 किया था, फिर बाद में बढ़ा के 150, 180, लेकिन आज प्रेजेंटली इसकी जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए की है। ये जो 2 लाख की लिमिट है, इस 2 लाख की लिमिट पे शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि जो प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए विद इन द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। इनिशियली जब ये सेक्शन बना था तो उस समय ये 5 ईयर्स नहीं था, उस समय 3 ईयर्स था। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 years from end of financial year in which loan was taken। तो जिस ईयर में लोन लिया गया उस ईयर के एंड से 5 साल के अंदर अंदर मकान की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इनिशियली जब ये सेक्शन बना था तो ये 5 साल नहीं था, उस समय ये 3 साल की लिमिट थी, लेकिन एट प्रेजेंट इस लिमिट को 5 साल रखा गया है। तो 5 साल में अगर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो फिर लिमिट 2 लाख रुपए की अप्लाई होगी। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, बात ये आते आते मान लीजिए 5 साल में भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती, फिर क्या करें? तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन में लिख देता हूँ एल्स। एल्स का मतलब होता है नहीं तो। एल्स ये जो लिमिट अप्लाई होगी, द लिमिट विल बी 30,000 रुपीज। एल्स लिमिट विल बी इक्वल टू 30,000 रुपीज पर एनम। तो हर साल की 30,000 रुपए की लिमिट अप्लाई होगी अगर 5 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती है तो इस प्रकार से ये पूरे का पूरा चार्ट हमारा कंप्लीट होता है। और यहाँ पे आपको बार बार मैं रिमाइंड करवाऊंगा कि ये जो 30,000 की लिमिट है या ये जो 2 लाख रुपीज की लिमिट है, 30,000 की लिमिट या 2 लाख की जो लिमिट है, ये जो लिमिट है ये लिमिट आपने कैसे चेक करनी है? अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान है तो ये 2 मकानों का जो एग्रीगेट अमाउंट है वो एग्रीगेट अमाउंट आएगा यहाँ पे 2 लाख रुपए। तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि 2 मकानों का एग्रीगेट अमाउंट है 2 लाख रुपए यहाँ पे, और इसी प्रकार से 30,000 रुपये। और एक एक चीज़ का मैंने आपको रीज़न बताया हुआ है कि अप्रैल 99 से पहले की क्या इंपॉर्टेंस है, अप्रैल 99 के बाद की क्या इंपॉर्टेंस है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जो पूरा कंसेप्ट था वो, और फिर प्रॉपर्टी अगर GAV 0 नहीं है, दैट इज अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो वहाँ पे कोई लिमिट अप्लाई नहीं होती है। वहाँ पे जितना भी अमाउंट है वो सारा का सारा लेस कर दिया जाता है विदाउट एनी फर्दर लिमिट। तो इस प्रकार से सारी की सारी बातें हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपने 5 साल का टाइम पीरियड चेक करना है, ये 5 साल का टाइम पीरियड कहाँ से चेक करोगे? ये 5 साल का टाइम पीरियड चेक किया जाता है ना उस तारीख से नहीं जिस तारीख पे लोन लिया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जिस तारीख पे लोन लिया वहां से 5 साल चेक करते हैं। ऐसा नहीं करना आपने। आपने क्या करना है, जिस ईयर में लोन लिया उस ईयर के एंड से आपने 5 साल चेक करने हैं। तो इस हिसाब से आप अगर ये करते हैं तो ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हो जाता है। और ये पूरा का पूरा टेबल और इसी तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। और अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास के अंदर आपको प्रॉपर स्टेप्स लिखवाए थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4।
आप अगर उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो मैंने आपसे इस बात का वादा किया हुआ है कि आप पूरे हिंदुस्तान में किसी भी टीचर, किसी भी ऑथर या किसी भी किताब में से जो सा मर्जी क्वेश्चन कर लें, अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने और भी बहुत सारी डिटेल्स उसमें लिखवाई थी, अगर आप चेक करो। मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे डेट ऑफ लोन लिखा हुआ है, लेकिन मान लीजिए अगर कंस्ट्रक्शन इससे पहले ही शुरू हो चुकी हो, लोन लेने से पहले कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी हो, तो मैं क्या करूं? और साथ साथ में यहां पे लिखा हुआ है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। मान लीजिए मैंने लोन इससे पहले सारा का सारा वापस कर दिया, तो क्या करूं? तो इस तरह के सारे इफ, बट, लेकिन, किंतु, परंतु या जितने ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं वो सब कुछ मैंने आपको क्लास नोट्स में लिखवाया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखवाया हुआ है। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप जब कभी भी मेरे से डाउट्स पूछें, यू आर ऑलवेज वेलकम, आप जितने मर्जी डाउट्स पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कभी भी आप डाउट्स पूछें, डाउट्स पूछने से पहले एक बार ईमानदारी से क्लास नोट्स को पढ़ लीजिए। आपके हर डाउट का जवाब वहां पे मिल जाएगा। आपको याद है, मैंने कल भी आपको बताया था, चिराग नाम का एक लड़का यहाँ दिल्ली में रहता है। इनफैक्ट जहाँ पे, जिस जगह पे मैं रहता हूँ शालीमार बाग, वो लड़का भी यहीं पे रहता है और बिना मेरे क्लास नोट्स को रेफर किए हुए वो डाउट्स पूछ रहा है, परेशान हो रहा है और उसको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है। और मैं बार बार एक ही चीज़ पर मैसेज डाल रहा हूँ कि प्लीज गो बैक एंड रीड द क्लास नोट्स। once you read the class notes, once you see the classes and you read the class notes, everything is crystal clear, कहीं पे कुछ भी परेशानी नहीं होती। ऐसे ही जिस समय मैंने ये क्लास स्टार्ट करी उससे पहले एक स्टूडेंट है, मेरे ख्याल से मैं नाम थोड़ी देर पहले तक याद था, तो वो एडवांस टैक्स के इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात कर रहा था। जो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स आती है सेक्शन 211, उसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस कर रहा था। कहता है सर 15 जून से पहले का इंटरेस्ट क्यों नहीं लगाया आपने? अब उसको समझा रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा उसको। फिर मैंने बाद में इसको यही कहा, मैंने कहा बेटा प्लीज गो थ्रू द क्लास नोट्स। आपको क्लास नोट्स जब आप करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स करेंगे, यू विल गेट द गुड आंसर। एक घंटे बाद फिर मैसेज आया मेरे पास, ये सर मैंने आपके क्लास नोट्स को देखा, वहां पे आपने एक बात का रीजन भी लिखवाया हुआ है, अब मेरे को समझ आ गया। ये आज की ही बात बता रहा हूँ, थोड़ी देर पहले की बात बता रहा हूँ। तो व्हाट आई एम वांटिंग टू से इज कि अगर आप क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, आपके पास डाउट्स होंगे ही नहीं। और अगर डाउट्स फिर भी होते हैं तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप ज़रूर मेरे को कांटेक्ट कीजिए। लेकिन हाँ, कांटेक्ट जब भी आप करें उससे पहले आपका अपना एक ईमानदार या ईमानदारी से उसका अटेम्प्ट होना ज़रूरी है। अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट का मैसेज आया, हाउस प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन है। आपको याद है हाउस प्रॉपर्टी में हम लोगों ने कॉम्पोजिट रेंट का कंसेप्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर ही। तो कॉम्पोजिट रेंट से रिलेटेड अभी एक साल पहले हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैंने अपनी प्रोडिजी में दिया हुआ है। उसके अंदर यह था कि जो पूरा प्रॉपर्टी का रेंट है, उस प्रॉपर्टी के रेंट में से 3/4 बिल्डिंग के लिए है और 1/4 जो है वो फैसिलिटीज के लिए है, जो बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग के साथ अटैच है। अब ये जो फैसिलिटीज हैं ये सेपरेबल हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फैसिलिटीज बिल्डिंग के साथ मिल रही है तो इस्तेमाल करना जरूरी है, वो सेपरेबल वाला केस है। तो अगर सेपरेबल वाला केस है तो बिल्डिंग का रेंट जाता है हाउस प्रॉपर्टी में, फैसिलिटीज का रेंट जाएगा अदर सोर्सेज में। अब मैंने जब सोल्यूशन किया है तो उसके अंदर मैंने रेंट ऑफ द बिल्डिंग को 3/4 लिया हुआ है। तो स्टूडेंट का भी थोड़ी देर पहले मैसेज आया, सर आपने इसे 3/4 क्यों किया है? ये नहीं, क्वेश्चन ये नहीं था 3/4 आपने क्यों किया, ये नहीं था उसका। क्वेश्चन ये था सर ये 3/4 कहाँ से आया, सर 3/4 कैसे आया? तो मैंने उसको फिर जवाब में लिखा, मैंने कहा बेटा जादू से आया, जादू की है मेरे पास एक ट्रिक है, उस जादू से आया। मैं तुम्हें भी जादू सिखा सकता हूँ, बस एक छोटा सा काम करना होगा। इतनी बात लिखी है कि बस एक छोटा सा काम करना होगा, इतनी बात लिखी। मैंने मैसेज आगे बंद कर दिया, मतलब मैसेज उसको दे दिया। अब डेफिनेटली वो जब स्टूडेंट उसको पढ़ेगा तो उसके मन में क्यूरियोसिटी आएगी, भाई मेरे को क्या छोटा सा काम करना होगा, ये जादू मेरे को भी मिल जाए। वो जादू आप सब कर सकते हैं। छोटा सा काम बस आपने ये करना है, जब भी कोई क्वेश्चन करें उसको अपने हाथ से सॉल्व कर लीजिए। जब आप क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व करोगे ना, आपका दिमाग चलेगा
और जब दिमाग चलेगा तो आपको अपने आप सारी बातें पता चल जाएगी। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि टोटल रेंट का 3/4 बिल्डिंग का रेंट है, 1/4 फैसिलिटीज का रेंट है। तो हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करते समय मैंने रेंट का 3/4 कर दिया। स्टूडेंट कहता है 3/4 कहां से आया? दैट क्लियरली शोज कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, या अगर पढ़ा तो सीरियसली नहीं पढ़ा। और फिर होता क्या है कि क्वेश्चन पढ़ते हो, सोल्यूशन पढ़ते हो, अपने हाथ से सॉल्व नहीं करते स्टूडेंट, परेशानी आती है। तो अगर एज अ स्टूडेंट आप अपने हाथ से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मूविंग ऑन, यहां से आगे चलूं तो इंटरेस्ट से रिलेटेड सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। यहां पर यही चीज मैंने आपको यहाँ पे सारे लिख के दिया हुआ है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट दे दिया, 5 सालों में इसका डिडक्शन मिलेगा इक्वल बेसिस पे, वो मैंने आपको बता दिया। अगर प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है या उसका एक्विजिशन कंप्लीट हो जाता है और जिस ईयर में आपने लोन लिया उसी ईयर में हो जाता है, तो फिर आपको इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्लास नोट्स में भी आपको ये सारी बातें लिखवाई हुई हैं। जो भी आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनअक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगा जिसका जीएवी 0 होता है, वहाँ पे 1/5 ऑफ एक्यूमुलेटेड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। उससे रिलेटेड सारी बातें मैंने आपको फ्लो चार्ट में बता दी हैं। इन्होंने भी ऐसे किया हुआ है कि अगर आपने लोन अप्रैल 99 से पहले लिया था, अप्रैल 99 से पहले लिया था, तो 1 या 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 30,000 रुपीज आपको डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी का लोन अप्रैल 99 या उसके बाद लिया था, प्रॉपर्टी का लोन अप्रैल 99 या उसके बाद लिया था, तो एक प्रॉपर्टी हो या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, सबका मिला के आपको 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाता है। हाँ, कंडीशन ये है कि आपको ये 30,000 और 2 लाख के लिए जो इंटरेस्ट का आप डिडक्शन ले रहे हैं, उसके डिडक्शन के लिए आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, और जितना पैसा इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में मेंशन होगा आपको उतना इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 30,000 एंड 20,000 रुपीज। ये जो 2 लाख रुपए वाली बात है, ये 2 लाख वाला जो अमाउंट है, इसका डिडक्शन तब मिलेगा जब प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। 5 साल कहाँ से चेक करोगे? फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द लोन वॉज टेकन या कैपिटल वॉज बोरोड। इसी प्रकार से अगर प्रॉपर्टी का अप्रैल 99 के बाद का है और वो प्रॉपर्टी आप सिर्फ रिपेयर्स, रेनोवेशंस, रिन्यूअल्स या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन को यूज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम डिडक्शन अगेन 30,000 का रहेगा, ना कि 2 लाख रुपए का। तो ये सारी बातें हैं। और उसके बाद इन्होंने इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिया हुआ है, जो कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस सारे इलस्ट्रेशन को खुद से ट्राई करिए, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। आप जब चाहे मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। मैं अगर उस समय अवेलेबल रहा तो इमीडिएटली जवाब दे दूंगा। अगर मैं उस समय अवेलेबल नहीं रहा तो जिस समय मैं अवेलेबल हो जाऊंगा उस समय मैं आपको जवाब जरूर दे दूंगा। जैसे बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, वही सारी बातें इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं कि 2 लाख और 30,000 रुपये वाली जो लिमिट है वो लेटर्ड प्रॉपर्टी या डीम्ड टू बी लेटर्ड प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई नहीं होती है। जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है वो एक्रूल बेसिस में मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि जितना इंटरेस्ट आपने पे कर दिया उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, और जो इंटरेस्ट आपने अभी तक पे नहीं करा, जो आपने इंटरेस्ट अभी पे करना है आपको, उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। इसके साथ साथ में जो मैंने आपको सारी बातें समझाई हैं उससे रिलेटेड इन्होंने एक फ्लो चार्ट दिया है, अ वेरी गुड अटेम्प्ट, अ वेरी गुड ट्राई, जहाँ पे इन्होंने सारी बातें एक फ्लो चार्ट के थ्रू अच्छे से समझा दी हैं। एंड देन कमिंग टू दिस पार्ट कि हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमें अलग अलग कैटेगरीज बनानी चाहिए, हमें डिफरेंट कैटेगरीज बनानी चाहिए, और डिफरेंट कैटेगरीज बना के हम लोगों को आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो वो जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उन डिफरेंट कैटेगरीज से रिलेटेड सारी बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरी से रिलेटेड सारी बातें। अब मेरे को ऐसा लगता है कि सी इंस्टीट्यूट को ना थोड़ा सा इनोवेटिव होना चाहिए। अगर आपको याद हो, मैंने भी अपनी क्लास के अंदर ये सारी कैटेगरीज करवाई हैं, लेकिन ये कैटेगरीज मैंने सेक्शन 24 का डिडक्शन स्टार्ट होने से पहले करवाई है, क्योंकि ये जो कैटेगरीज हैं ये बेसिकली कैटेगरी GAV की कैलकुलेशन के लिए है,
ना कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेशन के लिए। तो पहले आप जीएवी कैलकुलेशन सिखाओ स्टूडेंट्स को, उसके बाद फिर आप आगे की बातें करें। बट देन इन्होंने बड़े हॉच पॉच तरीके से सारा दिया हुआ है। बट चलो ठीक है, अच्छी बात है, दिया तो है इन्होंने, अच्छा दिया है। पहली कैटेगरी उन्होंने दी है कि अगर प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए लेट आउट हो तो क्या करें। अगर प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए लेट आउट है तो एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट कर लीजिए नॉर्मल तरीके से पूरे 12 महीने का, और उसको आप कंपेयर कर लीजिए एक्चुअल रेंट के साथ, जो दोनों में से हायर होगा दैट विल बिकम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड लेस कर दीजिए, और म्युनिसिपल टैक्सेस पेड लेस करने के बाद आपके पास आता है एनएवी। एनएवी में से 24A का डिडक्शन मिल जाएगा 30% का, एंड 24B का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी लेट आउट है इस वजह से कोई मैक्सिमम लिमिट अप्लाई नहीं होगी, जितना भी इंटरेस्ट है वो सारा का सारा लेस करना अलाउ कर दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 24A एंड 24B मैंने आपके साथ अभी भी डिस्कस करें। इन्होंने हर कैटेगरी के नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स आप लोग करिए, डाउट्स हो मेरे से पूछिए। इन्होंने एक बहुत अजीब सी बात लिखी हुई है सोल्यूशन के नीचे, नोट बना के। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नोट को देखना भी मत और इसे कट कर दीजिए। फिर दूसरा आपके पास आता है कि दूसरी कैटेगरी आती है कि अगर प्रॉपर्टी को आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए लेट आउट किया और कुछ टाइम पीरियड के लिए आपने इसे वेकेंट रखा तो क्या होगा। अगर आपने प्रॉपर्टी को कुछ पीरियड के लिए लेट आउट किया और कुछ पीरियड के लिए आपकी प्रॉपर्टी वेकेंट है, तो एक्सपेक्टेड रेंट को आप कंपेयर करिए एक्चुअल रेंट के साथ। और इससे रिलेटेड तो मैंने चार्ट बना के दिया था शायद लास्ट क्लास के अंदर, देखता हूं मैं, लास्ट क्लास के अंदर इसका चार्ट बनाया था, ये रहा, मैंने लिखा भी हुआ है सिचुएशन ऑफ वैकेंसी। तो अगर आप ये देखिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी वेकेंट है कुछ पीरियड के लिए और कुछ पीरियड के लिए लेट आउट है, तो आप एक्सपेक्टेड रेंट का कंपैरिजन करिए एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। इसके अंदर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका ये एक्सपेक्टेड रेंट है ये होगा पूरे 12 महीने का, और जो एक्चुअल रेंट है ये एक्चुअल लेट आउट पीरियड का होगा। ये आपका एक्चुअल लेट आउट पीरियड का होगा। तो 12 महीने का जो एक्सपेक्टेड रेंट है उसको आप कंपेयर करिए एक्चुअल लेट आउट अमाउंट के साथ में जो लेट आउट पीरियड के लिए है। दोनों में से जब आप कंपैरिजन करोगे तो अगर आपका एक्चुअल रेंट ज़्यादा आ रहा हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में दिया या फ्लो चार्ट में दिया, अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा आ रहा हो तो जो एक्चुअल रेंट है वो ही जीएवी बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका जो एक्चुअल रेंट है वो कम आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से, उल्टा बोलता हूं, एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा आ रहा है एक्चुअल रेंट से, तो फिर आपको ये चेक करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। क्या जो एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है एक्चुअल रेंट कम है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि प्रॉपर्टी खाली है, वैकेंसी है, एंड देयर इज नो अदर रीजन एंड द रीजन इज ओनली द वैकेंसी। अगर आपका आंसर आता है यस, तो फिर हमारा एक्चुअल रेंट जो होगा वही हमारा जीएवी बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमारा जो एक्चुअल रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है, और कम होने के पीछे कारण क्या है, कम होने के पीछे कारण ये है कि साहब वैकेंसी तो है ही, लेकिन वैकेंसी के साथ में कोई और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है। अगर वैकेंसी के साथ में कोई और फैक्टर्स भी हैं, जैसे अनरियलाइज्ड रेंट हो सकता है, वो भी एक फैक्टर है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर वैकेंसी के साथ कोई और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं तो फिर हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है उसी को हम लोग अपना जीएवी मानेंगे। ये वैकेंसी वाला कंसेप्ट मैंने आपके साथ कल सेक्शन 23 में डिस्कस कर दिया था, जो कि सी इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे सेक्शन 24 के नीचे दिया हुआ है। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं मेरी समझ के परे है कि सेक्शन 24 के नीचे ये लोग सिचुएशंस क्यों दे रहे हैं, जबकि ये सिचुएशन तो जीएवी से रिलेटेड है, तो ऊपर होना चाहिए सब कुछ। बट देन चलो कोई बात नहीं। अगेन मैं आपसे यही बोलूँगा कि साहब जो इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं उन इलस्ट्रेशंस को करिए, ट्राई करिए, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको परेशानी होती है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप मेरे से जितनी बार डाउट्स पूछना चाहे उतनी बार डाउट्स पूछें,
बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी दरख्वास्त मेरी बस ये रहेगी कि कुछ भी पूछने से पहले एक बार क्लास नोट्स रेफर करिए। क्लास नोट्स पे आपने सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी बिल्कुल भी। देन हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी आती है, वो थर्ड कैटेगरी है कि प्रॉपर्टी अगर हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या प्रॉपर्टी अगर हमारी अनऑक्यूपाइड है तो क्या करें। अगर प्रॉपर्टी हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या प्रॉपर्टी अनऑक्यूपाइड है तो जो इंटरेस्ट होगा उसमें डिडक्शन का मिलेगा तो सही, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपए अगर आपने लोन लिया है ऑन एंड आफ्टर अप्रैल 99, या फिर 30,000 रुपये अगर आपने लोन लिया था बिफोर अप्रैल 1999। इसके बारे में सारी बातें अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी है। अगेन इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 6 आपका होमवर्क आप ज़रूर करिए और फिर मेरे से उसके बारे में पूछिए। सिचुएशन नंबर 4 इन्होंने दिया है जहां पे इन्होंने ये लिखा कि प्रॉपर्टी को अगर लेट आउट कर दिया जाए फॉर सम पार्ट ऑफ द ईयर और प्रॉपर्टी को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा जाए फॉर अदर पार्ट ऑफ द ईयर। ये लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर, सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ द ईयर में कैसे हो सकता है कि मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया 10 महीने के लिए और 2 महीने के लिए मेरी प्रॉपर्टी मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब कि एज एन ओनर मैं उस प्रॉपर्टी को खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो 10:2 का रेशो आ गया। इसी प्रकार से ये डेज में भी हो सकता है कि 11.5 महीने और 15 दिन, ये भी पॉसिबल है। और ये रेशो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल 10 महीने और 2 महीने का दिया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनी रेशो। तो अगर ऐसा है कि प्रॉपर्टी कुछ पीरियड के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कुछ पीरियड के लिए लेट आउट है, अगर ऐसा है तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं कि पूरे 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट हम लोग कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट के साथ में, और दोनों में से जो भी हायर होगा उस हायर को जेवी मान लेते हैं। साथ साथ में ये ध्यान रखिएगा, जो कि अक्सर कई बार स्टूडेंट्स करते हैं, कि जिस रेशो में, जिस टाइम पीरियड के रेशो में प्रॉपर्टी लेट आउट है और सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप डाटा उस रेशो में डिवाइड नहीं करोगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी 9 मंथ्स के लिए लेट आउट है और 3 मंथ्स के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो रेशो 9:3 का आ रहा है, तो आप 9:3 के रेशो में डाटा डिवाइड नहीं करोगे। कौन सा डाटा? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस, सेक्शन 24B का इंटरेस्ट, ये सारा डाटा आप 9:3 के रेशो में डिवाइड नहीं करोगे अगर आपकी प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड अदर टाइम बेसिस है तो। लेकिन एट द सेम टाइम इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑन टाइम बेसिस है, सॉरी टाइम बेसिस कह रहा हूं, एरिया बेसिस है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है अ पोर्शन इज लेट आउट एंड पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो जो पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जो एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा, और जो पोर्शन, जो एरिया लेट आउट है, उससे हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करेंगे। यहां पर आपने सारा डाटा डिवाइड कर देना है। सारा डाटा, कौन सा डाटा? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस, सेक्शन 24B का इंटरेस्ट, ये सारा डाटा आप इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। कौन सी रेशो में डिवाइड कर देंगे? वो रेशो जिस रेशो में प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट है। मान लीजिए 50-50 है तो 50-50 कर देना पूरे डाटा को। अगर 75-25 है, 1/3 है, 2/3 है, जो भी रेशो है क्वेश्चन में गिवन है, उस रेशो में सारा डाटा डिवाइड हो जाएगा अगर प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो। लेकिन अगर प्रॉपर्टी टाइम बेसिस पे कुछ पीरियड के लिए लेट आउट और कुछ पीरियड के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तब आप डाटा को डिवाइड नहीं करोगे। म्युनिसिपल टैक्सेस, इस सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो म्युनिसिपल टैक्सेस पूरे साल का आप लेस कर देंगे। 24A लेस होगा, 24B लेस होगा, सब कुछ होगा। 24B में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उसी प्रकार से होगी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाई है। देन एक और सिचुएशन हमारे पास आती है जहां पे प्रॉपर्टी इज डीम्ड टू बी लेट आउट। ये सिचुएशन क्या है? सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए आपके पास 2 से ज्यादा मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है।
आपके पास 3 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 4 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 5 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 2 से ज्यादा अगर आपके मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई किसी भी 2 मकान के लिए आपकी GAV को 0 माना जाएगा। कोई भी 2 मकान एट द चॉइस ऑफ द SSC। और 2 के बाद जितने भी हैं, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं, वो सारे के सारे मकान डीम्ड टू बी लेट आउट, अज्यूम्ड टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। अब मान लीजिए किसके पास 3 मकान है, तो 2 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड, तीसरा मकान डीम्ड टू बी लेट आउट। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि 3 मकान अगर है तो तीनों में से कौन से मकान को लेट आउट माने। तो उसके लिए आपको याद होगा, मैंने आपको क्लास के अंदर अलग अलग सिचुएशंस बना के करवाया था। पहली सिचुएशन में क्या करोगे आप, हाउस 1 और हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे, एंड हाउस 3 जो होगा वो आपका डीम्ड टू बी लेट आउट बन जाएगा। फिर आप सिचुएशन 2 पे जाओगे। ऐसी सिचुएशन में हाउस 1 एंड हाउस 3 को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे और आपका हाउस 2 जो है वो डीम्ड टू बी लेट आउट बन जाएगा। फिर आप सिचुएशन 3 पे जाएंगे, वहां पे आप हाउस नंबर 3 को डीम्ड टू बी लेट आउट मानोगे, 1 एंड 2 आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड बन जाएगा। या इस प्रकार से आपने कॉम्बिनेशंस को चेंज करना है। जिस कॉम्बिनेशन में आपकी लीस्ट इनकम आ रही हो, सबसे कम इनकम, या जिसके अंदर आपके हाईएस्ट लॉस आ रहा हो, आप उस कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे एज ए फाइनल आंसर। आपके मन में बात आएगी, सर ऐसा क्यों, लीस्ट इनकम हाईएस्ट लॉस क्यों? रीजन है, ये रियल इनकम तो है नहीं, ये तो सिर्फ इमेजिनरी इनकम है, नोशनल इनकम है। नोशनल इनकम के ऊपर टैक्स लगने वाला है, इमेजिनरी इनकम के ऊपर टैक्स लगने वाला है। जिस इनकम को आपने कमाया नहीं उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। तो हम लोग ये थोड़ी ना चाहते हैं कि टैक्स ज्यादा हो, हम तो चाहते हैं टैक्स कम लगे, क्योंकि इनकम तो वैसे ही नहीं कमाई हमने। तो टैक्स कब लगेगा, जब हमारी वो नोशनल इनकम कम होगी। दैट इज द रीजन कि नोशनल इनकम जिसमें सबसे कम हो या लॉस जिसमें सबसे ज्यादा हो, आप उसको चूज कीजिएगा और उसको चूज करके आप कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाइएगा। तो डीम्ड टू बी लेट आउट मैंने आपको बता दिया, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। 3 मकान हैं, तीनों मकानों का इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऐसे केस में अगेन हाउस 1 को मान लेना डीम्ड टू बी लेट आउट, तो हाउस 2 एंड 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड बन जाएगा। फिर हाउस 2 को मान लेना डीम्ड टू बी लेट आउट, 1 एंड 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड बन जाएगा। फिर आप हाउस 3 को मान लेना डीम्ड टू बी लेट आउट, 1 एंड 2 आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड बन जाएगा। तो 3 अलग अलग सिचुएशंस में आप इसका सोल्यूशन करिए। द सिचुएशन विच गिव्स यू द हाईएस्ट लॉस और द लीस्ट इनकम शुड बी योर फाइनल आंसर। देन प्रॉपर्टी लेटर फॉर पोर्शन, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर अ पोर्शन, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। एंड उसके बाद आप आ जाएंगे हाँ ये बाकी के टॉपिक्स पे। तो ये जो बाकी के टॉपिक्स हैं जैसे इनएडमिसिबल डिडक्शंस हैं और ये सब कुछ है, ये मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। लेकिन आप आज की इस क्लास में एग्जाम्पल्स भी काफ़ी सारे हैं जो आपको करने हैं। तो एज अ होमवर्क आप ये सारे क्वेश्चंस करिए। मैं पूरे इस विश्वास से ये बात बोल रहा हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, आपका नुकसान कहीं पे भी नहीं होगा। यू विल फील कॉन्फिडेंट अलॉट। और कल जो हमारी 15 फरवरी को क्लास है, उस 15 फरवरी की क्लास को मैं लाइव करूँगा और ये वाला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। एंड देन 16 फरवरी से विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। मे बी अगर हम लोग सीक्वेंस में चलते रहें तो न्यू चैप्टर हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन का आता है। मे बी विल स्टार्ट विद द बिजनेस एंड प्रोफेशन। पर जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। सॉरी आज मैं लाइव नहीं आ पाया। आपके जो डाउट्स हैं व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू। बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ।